अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एट 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और दुआ हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ हो और आने वाला जो हर दिन है आपकी ज़िंदगी का बहुत खुशगवार, बहुत खुशियों भरा हो। माशरे में चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी और अहम बात ये है कि ये चेंजेस जो हैं ये पॉजिटिव होने चाहिए, मुस्बत होने चाहिए, ताकि उसमें सबकी बेहतरी हो, हमारे मुल्क की, हमारी कौम की। पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई बिलीव कि अगर आप अपनी सोच को सही डायरेक्शन देते हैं, आप अपने अमल से ये साबित करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपके मुखालिफिन होते हैं वो भी आपके साइड पे आना शुरू कर देते हैं। तो वक्त हमेशा जो है वो बहुत बड़ा जैसे मरहम होता है, इसी तरह जवाब भी वक्त जो है वो खुद ही देता है। आपको किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा चाहे आपकी ज़ाती ज़िंदगी है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आप जो काम कर रहे हैं उसे बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट हो के, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होकर करें और हमेशा कोशिश करें कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह की ज़ात आपके लिए बेशुमार आसानियाँ पैदा कर देती है और आपकी कामयाबियों का जो सिलसिला है उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इसकी फ़िक्र छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि आप किसी भी मकसद के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा उसके लिए कोशा हैं। क्योंकि टाइम आने पे जब आप कामयाब होते हैं तो कोई आपके पैरों के छाले नहीं देखता, कोई आपकी स्ट्रगल नहीं देखता। देखता है तो सिर्फ आपके सर पे जो सजा हुआ कामयाबी का ताज है उसी को देखा जाता है। और हमेशा से आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी ज़ात में टाइम के साथ साथ जो मुस्बत तब्दीलियाँ हैं वो लेकर आएँ, क्योंकि आप बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगे तो हमारा माशरा भी बेहतर अंदाज से एक्सेल कर पाएगा। और हमारा माशरा अगर बेहतरी की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान की फलाह बहबूद और तरक्की ही हमारा मकसद है। आने वाले इलेक्शंस में किस तरह से हालात होंगे और उसके बाद पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतरी होगी, इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम को जो है वो मौजूद बहस रखेंगे। और इसके लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है तो बहुत ही खास मेहमान है। मैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं मियाँ ताहिर अयूब, माहिर बल्दियात, रहनुमा जमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सियासत के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से अपडेट देने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मौसम बहुत अच्छा हो गया, मिजाज कैसे हैं आपके? ज़बरदस्त फिटफाट, मौसम बेहतर होता जा रहा है। बारिश हुई है हल्की, उसकी वजह से जो स्मोक भी वो छट गई है। उम्मीद है कि अब सर्दी का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे, क्योंकि एक बहुत लंबा तवील अरसा जो है ना हमने गर्मी देखी है, स्मोक भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपने ऑडियंस से भी कहना चाहती हूँ कि जब भी आप बाहर निकलें तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकें। सर, इलेक्शन क्या जो है वो डेट अनाउंस हो चुकी है, तो किस तरह की इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं और सूरत हाल क्या है मौजूदा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है कि उसने इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान के टेबल पे बिठाया और फिर 8 फरवरी की इलेक्शन की डेट बाकायदा तौर पे अनाउंस कर दी। और जो बड़े अरसे से जो एक अबहाम पैदा हुआ था कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, उस अबहाम से तमाम सियासी पार्टियाँ और आवाम जो है वो निकल आई है। और अब बाकायदा तौर पे जो सियासी डेरे हैं और सियासी कैंडिडेट हैं उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ भी शुरू कर दी हैं और उनके डेरे भी बाद होने शुरू हो गए हैं और पार्टियां जो हैं वो अवाम में जाने के लिए अपने मंशूर की उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। और मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता अवाम भी जो है बाकायदा वो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन जाएंगे और जैसे जैसे कैंडिडेट और पार्टियाँ उनको मुतर्रक करेंगी इसी तरीके से अवाम भी मुतरक होते चलेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की फ़ज़ा है वो बनती चली जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पिछला जब कोई पार्टी वाज़े मैंडेट और वाज़े मंशूर के साथ आएगी तो फिर ही उसको डिलीवर का मौका भी मिलेगा और पाकिस्तानी अवाम जो जिन मुश्किलात का शिकार उससे वो बाहर निकल सके। क्योंकि बहुत अरसे से हम अब्दुल रहमान देख रहे हैं कि लोग बहुत सारी मुश्किलात को फेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इलेक्शन का वेट करते हुए। फाइनली अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो रही है, तो किस तरह की सियासी हलकों में किस तरह की सरगर्मियाँ दिखाई दे रही हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं और तैयारियाँ कितनी अरूज पे हैं? थैंक यू ज़ीनत। देखिए, ये बड़ी अहम चीज़ है कि यहाँ पर बेयकीनी का एक तरह से ख़ात्मा हो चला है। ये पहले से कहा जा रहा था कि जिस दिन इलेक्शन डेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनाउंस कर दी जाएगी उसके बाद जो बेयकीनी है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, बेयकीनी इस वजह से थी कि पता नहीं ये सेटअप कितनी देर चलेगा, कैसा चलेगा, इनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, क्योंकि जो निगरान सेटअप होता है उसमें उनको अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने का इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता। हालांकि इन्होंने काफ़ी कुछ किया है।
रुपया बड़ा स्ट्रेंथन हुआ है, अफगान पॉलिसी के हवाले से बड़े अच्छे इकदाम हुए हैं, स्मगलिंग रोकने के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं ये पिछले 20-25 साल से नहीं देखी गई। जो जमहूरी सेटअप था उसमें ये चीज़ें सामने नहीं आई जो निगरान सेटअप में हुई है। तो ये एक बहरहाल एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। इसी तरह से पंजाब में बहुत कुछ हुआ है निगरान सेटअप में, जो काम पहले नहीं हो रहे थे हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, तो ये एक तरह से बेहतर भी रहा है। लेकिन क्योंकि टाइम इनका मुख्तसर होता है इस वजह से वो पॉलिसीज़ को इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो जो इलेक्शन लड़के आते हैं, मैंडेट लेके आते हैं, उनके पास 5 साल का टाइम होता है और पाकिस्तान में एवरेज समझा जाता है कि 3 से 4 साल तो हर वज़ीर-ए-आज़म निकाल जाता है। यानी कि वो पॉलिसीज़ जो वो शुरू करते हैं आते साथ वो 3 साल के लिए तो होती ही हैं, फिर चौथा साल या 5वां इलेक्शन का आ गया, लेकिन जो सरमायाकार है वो 3 सालों के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट लगा देता है। जैसे देखें स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये सारी वो वजूहत होती हैं क्योंकि जब कोई भी हुकूमत आएगी तो वो अपनी जो है वो पॉलिसी है वो आगे लेकर चलेगी, तो उसके साथ साथ जो चीज़ें वो बेहतर होती चली जाएंगी और स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स अंडर वैल्यूज़ हैं वो वैल्यू पकड़ेंगे और इसी तरह दूसरे कारोबार जो इंपोर्ट का इशू बना हुआ है या जो रुपए का इशू बना हुआ है वो हल होगा। जो कीमतें बढ़ी हुई हैं या जो प्रोडक्शन यहाँ पर खासी महंगी है, क्योंकि देखें अभी जो बंदा प्रोडक्शन कर रहा है पाकिस्तान में वो एक तरह से जो है वो सबसे मुश्किल काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस एक जानब, दूसरी जानब जो है वो एनर्जी महंगी बहुत है जी। जो पैदावारी लागत है उसकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मज़दूर को तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ती है, हुकूमत की जानब से ज़्यादा अनाउंस की गई है, जबकि जो उसकी पैदावारी लागत और मिला के सारी चीज़ें आगे निकल गई हैं। जो कंपटीशन होता है उसमें उसको सब्सिडाइज़ किया जाता था ताकि वो बाहर की हुकूमतों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ कंपटीशन में अपनी जो ट्रेड है वो बढ़ा सके। अब वो कंपटीशन से बाहर होता जा रहा है, इंडिया, चाइना या बांग्लादेश उस कंपटीशन में जगह लेते जा रहे हैं। पहले ही हमारी एक्सपोर्ट कोई टू मच नहीं थी, पहले ही बड़ी मुनासिब सी थी, 30-35 अरब डॉलर ना, अब वो उससे भी कम हो रही है। और उसमें बड़ा ऐसा टेक्सटाइल का था जो जब उन्हें बिजली बढ़ाई, गैस बढ़ाई, तो वो भी जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। खैर इसमें इंपोर्ट रोक कर इन्होंने वो काफ़ी हद तक मैटर करने की कोशिश की, लेवल होने की, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि यहाँ पर ग्रोथ रेट गिरने लगा और जो कंजम्पशन यहाँ पर अशिया की होती थी वो नहीं हो रही और लोगों को बेरोज़गारी का सामना है। खैर ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। हुकूमत एक जगह जब एंड हो रहा होता है, जब स्पेशली जो अदम इत्मीनान आई है उसके बाद ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ी, दुनिया में ओवरऑल जो है वो फ्यूल की कीमतें भी बढ़ी, तो अब ये सारा कुछ जो है वो थोड़ा सा रिवर्स होगा। शायद उस सतह पे तो चीज़ें ना जाए लेकिन काफ़ी हद तक रिवर्स होगा। IMF के साथ डील बेहतर होगी, दोस्त ममालिक के साथ डील बेहतर होगी, इसी के साथ साथ जो है वो कारोबार चलेंगे, सरमायाकारी होगी, बाहर से भी आएगी, जो लोकली लोग भी करेंगे। तो देखिए जब सरमायाकारी होती है तो उसका हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है, इंडस्ट्री चलती है। सिर्फ प्रॉपर्टी का काम या इंडस्ट्री, टेक्सटाइल का काम या इस तरह की चीज़ें चलती रहें तो भी कई लोगों को रोज़गार मिलता रहता है। जब ये सारा कुछ ठप हुआ, जब सख्तियाँ बढ़ी, तो उसके साथ साथ प्रॉपर्टी का काम भी डाउन पड़ गया। तो वो सारे लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, उनके लिए मसला बना। इसी वजह से फिर वही इन्वेस्टमेंट जो है वो सोने में आ गई, डॉलर में आ गई, लोगों ने डॉलर खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, गाड़ियाँ महंगी हो गई। तो ये फिर वो इन्वेस्टमेंट उधर चली गई जिधर कोई फ़ायदा नहीं होता ना, लोगों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। अगर यही इंडस्ट्री की जानब जाए तो कई लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन जो नई हुकूमत होगी वो टैक्स में भी रिलीफ देगी, कई तरह की चीज़ें अपनी बेहतर पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की हालत में होगी। 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो 15 फरवरी तक जो है वो नया वज़ीर-ए-आज़म हलफ ले लेगा। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जो अगला साल है वो बड़ा अच्छा गुजरेगा और उम्मीद जो है वो बेहतरी की रखनी चाहिए, क्योंकि आवाम पिछले काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रही है। जैसे आपने भी बहुत सारी चीज़ों को मेंशन इसमें किया कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोगों का जो एतमाद है वो बहाल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मियां साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के सियासी हालात में, इलेक्शन के दौर में वोट बैंक किस पार्टी का जो है वो भारी रहेगा और किसकी जो है आवाम की अक्सरियत किसकी तरफ आपको झुकाव महसूस होता है ज़्यादा? इसमें यह है कि चूँकि पिछला जो PTI की गवर्नमेंट ने 2018 में मैंडेट लेके आई थी, जैसद मैंडेट लेके आई थी, और उसने जितने भी आवाम से वादे किए थे कोई एक वादा भी पूरा नहीं कर सके। इस वजह से आवाम उनसे भी मुतमईन नहीं है। अच्छा, उसके बाद अदम एतमाद की सूरत में जो 16 माह PPDM की हुकूमत रही है तो उसमें भी आवाम इतने खुश नहीं है।
इसलिए अभी तक आवाम जो है वो गो मगोई कैफियत में है। अभी लास्ट हालिया जो सर्वे आया तो उसमें ज़्यादा अक्सरियत उन लोगों की थी जिन्होंने कहा जी हम किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह की खामोश अक्सरियत है उसको अगर कोई पार्टी बेहतर मंशूर दे दे और लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो बहाल करे कि हम डिलीवर करेंगे, और अगर कोई पुरानी पार्टी भी है वो भी ये कहे कि हम पहले जो गलतियां दोहराई हैं दोबारा नहीं दोहराएंगे, या कोई नई पार्टियों को आवाम चाहे मौका दे, तो मेरा ख्याल है जो आवाम के अंदर ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपना मंशूर पेश करेगा और बेहतर अंदाज में अपनी कंपेन करेगा और बेहतर कैंडिडेट लेके आएगा उसी को आवाम देंगे। लेकिन अभी तक तो आवाम जो है वो देख रहे हैं कि चूँकि सब पार्टियाँ जो मेजर मेन स्ट्रीम लाइन की पार्टी उन सबको आवाम आजमा चुके हैं, तो इसलिए अभी तक तो आवाम, लेकिन ये आइंदा मेरा ख्याल आने वाले दिनों में वो 20-25 दिन में जब कंपेन चलेगी तो लोग अपनी ज़हन साजी शुरू कर दें तो उस वक्त सूरत क्लियर हो जाएगी। होप्स हो के जो है वो सूरत हाल ना सिर्फ बेहतर हो बल्कि आवाम की जिसमें बेहतरी है वो ही इलेक्ट होके आना चाहिए। अब दरम्यान आपको लगता है कि लोगों में अभी भी जो है वो कन्फ्यूजन है कि वो किसे वोट दें किसे नहीं, क्योंकि हम डिफरेंट तरह के सर्वेज भी देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी राय का इजहार करने में अब बिल्कुल भी हेजिटेट फील नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हक में हो। तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का जो है वो कंपेन सबसे बेहतरीन चल रही है और जो मंशूर है वो किस पार्टी का आपको लगता है कि अवाम को कायल करने में जो है वो बेहतर मददगार साबित होगा, क्योंकि उनके एतमाद की बहाली, अवाम के एतमाद की बहाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वोट बैंक क्योंकि अवाम ने ही इलेक्ट करना है, बहुत ज़रूरी है कि अवाम जो है वो अपने थॉट्स में क्लियर हो कि उन्हें कहाँ पे वोट कास्ट करना है। ज़ीनत देखिए, ये फ्रैंकली जो है वो वोट बैंक तो अभी पीटीआई के साथ सबसे ज़्यादा है, लेकिन मसला ये है कि जो उनकी सफ़े अव्वल की क़यादत है वो सारी की सारी भाग चुकी है। जो उनके चेयरमैन है वो जेल में है, सफ़े अव्वल की क़यादत उनकी पार्टी छोड़ चुकी है। तो इस सूरत में जो है वो वोट बैंक इकट्ठा करना, देखिए इलेक्शन की बड़ी साइंस होती है, मियां साहब ने बड़े इलेक्शन लड़े हैं, ये बेहतर समझा सकते हैं। इलेक्शन डे को मैनेज करना असल गेम कहलाता है कि आपने वोटर्स को जो है वो वोट पोलिंग तक भी लेके जाना है, उनके लिए खाने का, जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनका बंदोबस्त करना है। एक हल्के में जो एवरेज है पोलिंग एजेंट्स है 300-400, वो बाजुकात आपके पूरे नहीं हो पाते ना एक एमएनए के हल्के में, तो फिर खवातीन का अलग करना, पोलिंग बूथ मैनेज करना, रिजल्ट का, चीफ पोलिंग एजेंट, ये सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। 9 मई के बाद उनके पास कुछ भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा और पहले से भी उनके पास जो पावर्स मौजूद थी लेकिन जो बंदे काम के वो नहीं है। इस सूरत हाल में जो नून लीग है वो बड़ी स्टेक होल्डर बन के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। 1985 से लेकर अब तक वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उनके पास बड़ी टीमें मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में स्टेक नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके पास बंदे भी मौजूद हैं, तजर्बा भी है। जमात इस्लामी के रहनुमा हमारे साथ मियां ताहिर साहब हैं। जमात इस्लामी के जितने भी लोग हैं या जितना भी वोट बैंक है हल्के में, उनके बंदे मौजूद होते हैं, टिक के बैठते हैं। तो ये अभी पीटीआई के लिए ये बहुत बड़ा जो है वो समझ लें एक तरह से उनके लिए नुकसानदेह चीज़ है कि उनके पास उम्मीदवार नहीं रहे और जो इलेक्शन लड़ने का तजर्बा रखते हैं लोग वो नहीं रहे। अब खंभों वाली बात ख़त्म हो गई है, अब वो टिकट किसी को दे भी देंगे तो वो मैटर नहीं करेगा ना, क्योंकि कोई भी उनका टिकट नहीं लेना चाहता। नून लीग का टिकट लेना चाहते हैं, उन्होंने ये 10 नवंबर तक कहा है, तो बड़ी ज़्यादा दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। तो बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि पंजाब में नून लीग को अब जो है वो टफ टाइम देने के लिए कोई भी पार्टी मौजूद नहीं होगी, छोटी बड़ी कोई भी पार्टी उनके सामने नहीं टिकेगी और ज़्यादा सीटें वो लेंगे, मरकज़ में भी हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएंगे, जो सूरत हाल चल रही है। और उनकी जानब से तो कंपेन शुरू हो गई है, बाकी किसी भी पार्टी की कंपेन नहीं नज़र आ रही। और सबसे ज़्यादा सरगर्म जितनी भी हमने अभी तक गुफ्तगू की है, पिछले प्रोग्राम्स में भी जब भी हमारी बात होती रही है, तो उसमें यही है कि सबसे ज़्यादा जो है वो नून लीग की एक्टिव वोट दिखाई दे रही है कि उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है और ये टाइम जो है नून लीग के लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन है। आने वाले टाइम में, आने वाले इलेक्शंस में रिजल्ट क्या होते हैं अभी भी वो देखना बाकी है, क्योंकि वोट जो है वो आवाम के हाथ में, आवाम किसे इलेक्ट करती है और किस पे एतमाद करके दोबारा से उसे इक़्तिदार में लेकर आती है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। आने वाले वक्त में जो है सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन सी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आएगी, सिर्फ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान इन्हीं सूबों की बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत की। पाकिस्तान की भागदौड़ जो है वो ऐसे हाथों में होनी चाहिए जो पाकिस्तान को बेहतर और मुस्बत डायरेक्शन में लेकर जाए और पाकिस्तान की बेहतरी हो, क्योंकि पाकिस्तान
से मंसूब सिर्फ कोई एक सूबा नहीं है, सारे सूबे, सभी लोग हमारे हैं, हर कम्युनिटी हमारी है और उनकी भलाई और उनकी बेहतरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से इलेक्शंस की अपडेट भी अनाउंस कर दी गई है 8 फरवरी, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है, तो अब आने वाले टाइम में किस तरह से हमें जो है वो सियासी सरगर्मियाँ दिखाई देंगी और हर पार्टी का क्या मंशूर होगा और क्या वो आवाम को कायल कर सकेंगे या नहीं, इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। मियां साहब, जैसे कि हमने बात की है कि आवाम का जो है वो एतमाद बहाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा आवाम जो है बहुत सारे क्राइसिस से गुजरी है, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। एनर्जी के हवाले से भी हम बात करते हैं कि एनर्जी के रेट्स हम देखते हैं कि डॉलर में अगर स्टेबिलिटी आती भी है तो हर चीज़ की जो है वो कीमत कम होती है, लेकिन एनर्जी जो बिजली की कंजप्शन है, जो कि हमारी बेसिक नीड है, उसके रेट्स में कभी भी कमी नहीं आती। तो क्या आने वाले टाइम में इस हवाले से कोई बेहतर पॉलिसी मुरतब की जाएगी? असल में पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनमें जैसे एक बड़ा मसला महंगाई का भी है, एनर्जी का भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला बैड गवर्नेंस का भी है। और ये बैड गवर्नेंस का मामला कई खासी अरसे से है। स्पेशली जब पीटीआई का दौर शुरू हुआ तो बैड गवर्नेंस, जब उस्मान बुज़दार की शक्ल में वज़ीर आला बना दिया गया तो बैड गवर्नेंस का मसला और बढ़ गया और उसके बाद ये कंट्रोल अभी तक। जो महंगाई है इसमें भी बैड गवर्नेंस का ज़्यादा रोल है कि जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं, डॉलर की प्राइसेस बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन जब कम होती हैं तो चूँकि गवर्नेंस यहाँ भी इतनी अच्छी है नहीं तो वो फिर कोई भी कीमतों में कमी करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि इलेक्शन हो, कोई पार्टी वाज़ेह मैंडेट लेके आए और ज़ाहिर है कि पार्टियों को मंशूर देना पड़ेगा, बेहतर मंशूर, और वो उसके बाद उनको उस मंशूर पे किसी हद तक अमल भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी रवायत है पार्टियां पूरे के पूरे मंशूर पे अमल तो नहीं करती बाद में, लेकिन चले कुछ हद तक। तो फिर गवर्नेंस भी बेहतर होगी, तो उस हवाले से फिर बाद शॉर्ट टर्म मनसूबे होते हैं, बाद लॉन्ग टर्म मनसूबे होते हैं। जैसे एनर्जी का मनसूबा है वो लॉन्ग टर्म मनसूबे हैं, कोई अगर हुकूमत आएगी तो वो इस तरह उसको मैनेज करेगी ताकि एनर्जी का क्राइसिस भी ख़त्म हो। और जैसे अब्दुर्रहमान ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी जो एक्सपोर्ट, जो कि मेरा भी टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस है, तो एक्सपोर्ट जो हमारी कम हुई है उसमें मेन वजह जो है वो एनर्जी के रेट जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। और अब जो हमसे बांग्लादेश खासा आगे निकल गया, चाइना तो आगे बड़े अरसे से है, इंडिया आगे निकल गया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो एक्सपोर्टर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको रिलीफ दिया हुआ है, एनर्जी के क्राइसिस उनको कम दी है। अब अगर गवर्नमेंट ने एक मज़दूर की तरह 32,000 रुपये कर दी है, तो वैसे तो 32,000 में किसी मज़दूर का गुजारा नहीं होता, लेकिन जब इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ बचता नहीं है तो उसको 32,000 देना भी मुश्किल नज़र आता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत से मसाइल हैं, तो अल्लाह करे कि इलेक्शन वक्त पे हो जाए और कोई ऐसी पार्टी जो इस नीयत से आए कि आवाम को डिलीवर कर सके। जैसे मेरा चूँकि तल्लक जमात इस्लामी से है, तो ये पहला इलेक्शन होगा कि जिसमें जमात इस्लामी भी पूरे पाकिस्तान में हर सीट पे इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, वरना इससे पहले जमात इस्लामी ने इत्तेहादी सियासत की है मुख्तलिफ नामों के साथ, तो पहली मरतबा आ रही है, बेहतर मशहूर के साथ आ रही है। अब देखिए आवाम कहाँ तक उसको पजीराई बख्शते हैं। इससे पहले कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं तो उसमें तो खासी हद तक आवाम ने जमात इस्लामी को मैंडेट भी दिया है, गो के जो वहाँ की सूबाई हुकूमत थी उसे उसका मैंडेट छीन लिया। तो ये बहरहाल जैसे जैसे कंपेन चलेगी, और ज़ाहिर है मैंने बल्दियाती इलेक्शन खासे कंटेस्ट किए हैं और जीते भी हैं, तो ये इलेक्शन कंपेन चलाना, पोलिंग डे को मैनेज करना, अपने एक एक वोटों को मुतहर्रिक करना, पोलिंग एजेंट को मुतहर्रिक करना, ये सारी चीज़ें शुमार होती हैं इलेक्शन जीतने के लिए। और जो कैंडिडेट, जो पार्टी बेहतर तरीके से ये मैनेज कर जाएगी वो इलेक्शन में आएगी। बिल्कुल, और आवाम की जो है वो उनका राइट बनता है कि वो जिस भी पार्टी को और जिस कैंडिडेट को भी वोट कास्ट करना चाहें वो करें, क्योंकि ये उनका हक है और आज़ादी राय का हर किसी को जो है वो हक देना भी चाहिए, उसका राइट भी है। अब्दुर्रहमान, हमेशा से हमने फेयर इलेक्शंस की बात सुनी है कि शिफाफ इलेक्शन का जो है ना हर बार डंका बजाया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो इलेक्शन के हवाले से इंतजामात किए गए हैं उसमें बाद में तो नहीं ये चीज़ आएगी कि हमारे साथ धांधली होगी? कितना ज़्यादा वो फेयर रहेंगे और कितना जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा निज़ाम है वो बेहतरीन अंदाज में मुरतब किया जा रहा है? और क्या पहले से जो वोट कास्टिंग का तरीक़ेकार है या इलेक्ट करने का और हर बूथ पे जो इंतज़ामात होंगे वो बेहतर दिखाई देंगे हमें? सीना, देखिए फेयर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना यहाँ पर। हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा होता है इसमें किसी न किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो हमेशा ही उनका रोला होता है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, किसी को
जो है वो बिल्कुल सामने ला के पेश कर दिया जाता है। तो ये तो पहले से चीज़ें जो है वो सेट कर ली जाती है, इसका नहीं मसला। 18 की बात करें या पहले करें या कोई भी कर लेना, यही चीज़ें चलती रही हैं। ये बड़ा हमारे यहाँ मसला है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन बस वो किताबों की हद तक की हो सकती है, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती इसकी ना, हो भी नहीं सकती। देखें, अब मैं आपको एक इसकी जर्नल से एक छोटी सी बात बताऊं कि जो पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत हमारे यहाँ चल रहा होता है डेमोक्रेसी के नाम पे, जो कि डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी की एक फार्म है और वो भी बड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ रहने वाली कि एक MNA का कैंडिडेट जिसने वोट लेता है, जो लोग उससे हारते हैं वो उससे ज़्यादा वोट बन जाता है, काउंट हो जाता है ना हल्के का। वो बड़ी मुश्किल से 500,000 की लीड से जीतता है और जो हारने वाले हैं उनके वोट उससे कहीं ज़्यादा होते हैं, यानी कि वो हल्के का सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला बंदा होता भी नहीं है। मियाँ साहब अभी जमात इस्लामी की बात कर रहे थे, ये हमने कई बार इनको कहा है कि ये प्रपोर्शन बेस्ड इलेक्शन की बात करें कि जो पार्टी ये जैसे अमेरिका में होता है या ईरान में होता है या कुछ मुल्कों में होता है कि जहाँ पर कैंडिडेट की अपनी हैसियत नहीं होती, पार्टी नामजद करती है, उसके बाद पार्टी को ही उसके मंशूर के या दस्तूर के वोट पड़ते हैं और जितने वोट पड़ते हैं उस हिसाब से उसको नशिस्तें दे दी जाती हैं। यानी कि जो ओवरऑल पूरे, अब जमात इस्लामी पूरे मुल्क में हर हल्के में 5,000 वोट लेगी एवरेज, तो इनको सीट तो एक भी नहीं मिलेगी, जबकि वोट इनके शायद तीसरे चौथे नंबर पे आ जाएं। ये इससे पहले 93 में हुआ था कि जब तमाम मजहबी जमातें इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने तीसरे नंबर पे वोट लिए पूरे मुल्क में, जबकि पहले नंबर पे जो है वो पीपल्स पार्टी आ गई, दूसरे नंबर पे नून लीग, और इनके सारे वोट मिला लिए तीसरे नंबर पे सीटें ना होने के बराबर। तो अभी भी यही कुछ होगा कराची में या कुछ इलाकों में जो जहाँ पे उम्मीदवार अच्छे हैं या इनके ज़्यादा हल्के हैं, वहाँ पे तो वोट मिल जाएंगे। फैसलाबाद में तो एक भी सीट नहीं मिलेगी, हालांकि वोट इतने होंगे कि वो वोट इकट्ठे करें पूरे फैसलाबाद के तो वो एक नशिस्त के बराबर होंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। ये पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स को मजबूत करने के लिए और सियासी पार्टियों के जो सरबराहान हैं उनको मजबूत करने के लिए ये कुछ ऐसे कवानीन बनाए गए हैं जो बुनियादी हकूक़ से भी मुतसादम है, कि जिसमें उम्मीदवार वोट चाहे ख़रीद ले, चाहे वो जितना भी तगड़ा उम्मीदवार हो, उस हल्के में पार्टी की ज़रूरत बना हुआ हो, इलेक्टेबल्स हो, हर पार्टियाँ बदलता रहता हो। जब से पाकिस्तान बना है, मतलब 1946 के इलेक्शन से लेके आज तक यही सूरत हाल है कि वही लोग किसी न किसी सतह पे जो है वो मुंतखब होते चले आते हैं, चाहे वो जागीरदार हों, चाहे वो सनतकार हों, पैसे वाले हों। अब वो प्रॉपर्टी वाले आ गए, अब 50% से ज़्यादा लोग प्रॉपर्टी वाले हैं। पंजाब असम्बली में भी, नेशनल असम्बली में कि पैसा उनके पास खुला होता है, वो पार्टीज़ को भी देते हैं चंदे के नाम पे, उसके बाद वोटर्स को भी खाना शाना अच्छा खिलाते हैं, वो इलेक्शन डे अच्छा मैनेज करते हैं और जीत जाते हैं। ये बड़ा मसला है यहाँ पर। ये सुप्रीम कोर्ट में बड़े अरसे से रिट पड़ी हुई है कि इलेक्शन जो है वो प्रोपोर्शन बेस पे करे, कि जितने वोट मिलते हैं ओवरऑल उसके बदले में नशिस्तें दी जाएं। लेकिन देखें यहाँ पर यही सिस्टम चल रहा है कि यहाँ पर जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम, जैसे कि आपने भी बात की है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की हमेशा ही बात होती है और हमेशा ही इलेक्शन के बाद कहते हैं कि जैसे एक रिवायत बन गई है कि हर कैंडिडेट ने, किसी न किसी पार्टी के कैंडिडेट ने ये जो है ना ये खप और रोला डाल देना होता है कि मेरे साथ धांधली हुई है। मियां साहब, आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और प्लान्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हमारी इकॉनमी को बेहतर किया जा सके, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स जो है उसको बढ़ाया जा सके, हमारे यहाँ की प्रोडक्शन को जो है वो बेहतर किया जा सके? इस हवाले से मैं आपसे जानूंगी, लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन की डेट जो कि अब अनाउंस कर दी गई है, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के साथ बहुत सारी हमारी उम्मीदें, बहुत सारी तवक्कुआत जुड़ी हुई हैं कि आवाम के बहुत सारे मसाइल को हल किया जाएगा और किस तरह से हम जो है जो बढ़ती हुई महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है उस पर काबू पा सकते हैं और मुख्तलिफ तरह के हमारे हालात हैं, हमारी इंडस्ट्री का पहिया कितना बेहतर होगा। क्योंकि अगर शहर फैसलाबाद की स्पेशली बात की जाए तो हमारी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा जो अहम रोल है, बहुत बड़ा एक अहम हिस्सा जो है वो फैसलाबाद से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ फैसलाबाद के शहरियों की बल्कि दीगर बहुत सारे शहरों की जो है दूसरे शहरों से आने वालों का रोजगार वो बचता है। और क्या हमारी इंडस्ट्रीज बेहतर अंदाज में फल फूल सकेंगी और कारोबारी जिंदगियाँ जो है वो बहाल हो सकेंगी? क्योंकि अगर कारोबार बेहतर होगा, इंडस्ट्री बेहतर होगी, मुल्की हालात बेहतर होंगे, मुल्क का जो मैशियत है वो बेहतर होगी, तो ऑब्वियसली
डेफिनेटली जो पाकिस्तान का शहरी है उसके हालात साजगार होंगे। स्पेशली अगर बात करें मजदूर तबके की तो वो आसान अंदाज से फल फूल सकेगा और उसकी खुशहाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन तमाम हालात में सबसे ज़्यादा जो है वो निचला तबका पिस चुका है और हमारी आवाम की बेहतरी जो है वही हमारी अव्वलीन तरजीह है। मियाँ साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे, साजगार हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म प्लान्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे जितने भी टाइम से हम जो मुश्किलात को फेस कर रहे हैं उनको उनसे ओवरकम किया जा सके? जी, पहले तो मैं ये जो अब्दुर्रहमान ने बात की है कि पार्टियों को वोट पड़ना चाहिए, मुतरासिब नुमाइंदगी उसको कहते हैं, तो जमात इस्लामी के मंशूरियों में शामिल है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर मुतरासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इलेक्शन हो तो वाक़ई फिर जमहूरियत भी आएगी और पार्टियों की सही नुमाइंदगी भी होगी और जो MNA MPA की ब्लैक मेलिंग है उससे भी पार्टियों को छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी बात आपने जो की है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, असल में ज़रूरत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस चीज़ की है कि जो पिछले कुछ अरसे से बात हो रही है कि सारी पार्टियां मिल के एक जो है मिसाक मईशत कर लें, तो मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सब पार्टियों को मिल के कोई ना कोई मईशत के हवाले से मिसाक करना चाहिए। और वही लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई हर हवाले से, उसमें एनर्जी भी आ जाएगी, उसमें एक्सपोर्ट भी आ जाएगी, उसमें अमन अमान का मसला भी आ जाएगा। ज़ाहिर है कि अमन अमान ठीक होगा तो मईशत बेहतर होगी, सारे मामला तो उसमें आ जाएंगे। तो ये करना चाहिए और फिर वो कोई भी हुकूमत आए, अगर एक हुकूमत 3 साल या 4 साल या 5 साल पूरे करके जाती है तो आने वाली दूसरी पार्टी की भी हुकूमत हो, लेकिन वो जो मिसाक मईशत हो उसको कंटिन्यू जाना रहना चाहिए। आप देख लें कि जिस भी मुल्क ने तरक्की की है किसी हवाले से, वो पॉलिसियाँ जो एक मरतबा उन्होंने बनाई हैं उनकी कंटिन्यूटी रही है तो उन्होंने तरक्की की है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये अलमिया रहा है कि एक पार्टी अगर बहुत भी कोई अच्छा काम किया है, जैसे ही दूसरी पार्टी आई है उसने उसके तमाम तर इक़दाम वहीं पर रोक दिया, उसका मुल्क को नुकसान हुआ है। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी तब भी चल सकती है कि जब सब पार्टियाँ मिल के कोई ना कोई मईशत के ऊपर मिसाक कर लें। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम हमेशा से देखते हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती हैं पहले जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो एक सिस्टम बना दिया जाता है, वो चाहे बेहतर है या अगर बेहतर नहीं है तो बजाय उसको रीफ्रेज करने के आने वाली गवर्नमेंट जो है उसे ज़ीरो पे ले आती है। तो अब्दुर्रहमान, कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आवाम के मसाइल के हल के लिए आने वाली जो गवर्नमेंट है वो मनसूबाबंदी जो है वो बेहतर और आसान अंदाज से करें? देखिए ज़ीनत, मसला ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे मसले हैं, लेकिन कहीं से भी शुरू कर लें, लोकल बॉडीज़ का ना होना सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो MP MNA जब वो गटर को ढक्कन लगा रहे होते हैं। राजा रियाज अहमद साहब जो है वो पार्लियामान के जो है अपोजिशन लीडर बना दिए जाते हैं, जबकि ये मेयर के लेवल पे हैं। मेयर होना चाहिए शहर का डेवलपमेंट के हवाले से। असम्बली की इनकी कोई भी ऐसी बात नहीं है या कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं है जिसके लिए इनको MNA बनना ज़रूरी है। वो तो बाकी MNAs की भी यही सूरत हाल है, MPs की भी यही सूरत हाल है कि वो इसलिए असम्बली के मेंबर बनते हैं कि वो फंड आ सके और उसमें से वो अपना 10-15% कमीशन ले सके। अगर यही सब कुछ लोकल बॉडीज़ पे वो इनका इधर ही जो खप खुप जाएँ सारे, वो जो MP MNA वो बने जो लेजिस्लेटर हो, जो कानून साज हो, कानून साजी करना जानता हो। इसलिए ये इदारे बनाए गए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ तो उल्ट रवायत है ना कि MNA गटर के ढक्कन का इफ्तिताह कर रहा है या वासा के मसले का हल निकाल रहा है या मतलब इस तरह के मसले SHO को फ़ोन करके अपने बंदे छुड़वा रहा है। इसलिए लोग MNA को वोट देते हैं और ताल्लुक़ बनाते हैं। इनको ये जो भी MNA बल्कि है ही नहीं, फैसलाबाद में तो कोई भी नहीं जिसको मैं कहूँ कि वो अच्छा लेजिस्लेटर है या उसने बड़ी अच्छी जो असम्बली में अपनी जो है वो आउटपुट दिया, कोई भी नहीं। जो मिनिस्टर बना दिया या दूसरे भी बना दिए, सेम MPs की सूरत हाल है। तो इसमें मजबूत एक लोकल बॉडीज़ होनी चाहिए, वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए, चाहे डेमोक्रेसी आए ना आए, जो भी आए। जैसे मार्शल लॉ आता तो लाजमन आ जाती है, बल्दियाती इलेक्शन आ जाते हैं, ये होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। सारे फंड्स इनके पास होने चाहिए, डेवलपमेंट सारी इनके पास होनी चाहिए, फिर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा असम्बली कोई कानून साजी करती है नहीं करती, सारा कुछ इधर ही होगा। वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, चाहे ये जैसी भी पॉलिसीज़ बनाए। जो सनतकार है या जितने भी लोग कारोबार करने वाले हैं सिर्फ एक जगह पे डील करें, सारे महकमे उधर बैठा दिए जाएं, उनको सिर्फ एक जगह से डील करना पड़े। 13-14 NOC की बजाय एक जगह से डील करेंगे, उनका काम भी आसान होगा, पैसे भी थोड़े लगेंगे और जो रिश्वत है वो भी कम होगी। चीज़ें ऑनलाइन हो जाएँ, रिश्वत का जो है वो स्कोप कम हो जाएगा, काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा फ़ाइलों को टैग कर देना चाहिए कि कितने दिनों में क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं ना। जब वो ऑनलाइन हो जाएगा तो ये सारा कुछ बेहतर हो जाएगा।
ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है वो चीज़ें बेहतर हो ये सकती तो हैं। हम बात कर रहे हैं ना कि ये चीज़ें हैं जो बेहतरी की तरफ हो सकती हैं या बेहतर होंगी, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि क्या चीज़ें किस तरह से प्लान की जाती हैं। लेकिन जब भी इलेक्शन कैंपेन जो कि अभी और सरगर्म होंगी और ज़्यादा जो है वो ज़ोर पकड़ेंगी, तो हर कैंडिडेट जो है वो बहुत बड़े बड़े वादे भी करता है और वोटर की दहलीज तक भी जाता है कि आप मुझे वोट कास्ट करें, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और ये हमेशा से चलता आया है। तो क्या इस बार भी लोगों के लिए दूर के ढोल सुहाने जैसा ही हो जाएगा मंजर, या फिर हम समझते हैं कि अब जो है ज़रूरत है कि सीरियसली पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए? देखिए जी, इस बार भी वही होंगे कि चांद पे आपको प्लाट ले देंगे, मतलब आपका ये पेरिस बना देंगे लाहौर को मतलब फैसलाबाद आपका मैनचेस्टर बन जाएगा। ये सारे वादे ही होंगे। जो भी आएगा बंदा वो यही कहेगा, बीन सुनाएगा कि जो अगर मैं उठ के बोलता हूँ तो समझिए आपके मसले, आपके बच्चों को नौकरी, आपके गटरों के ढक्कन, आपकी सड़कों के पैच वर्क, आपकी डेवलपमेंट, जो भी मसला है वो सारे का सारा, चाहे इतना फंड सीएम के पास ना हो जितना वो गिनवा देगा कि मैं करवा दूंगा, एक एमपी अपने हल्के में करवाने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सारा कुछ झूठ ही होगा, ना वो कानून साज होगा। वो बस इसलिए असम्बली का मेंबर बनना चाहता है कि उसके जो कुछ अपने काम अटके होते हैं वो आसानी से हो सके, जो उसकी प्रॉपर्टी का मामला है वो हल हो सके, जो उसकी फाइलें अटकती हैं वो ना अटके, और उसकी कॉलोनियाँ इसके पास हो पीछे जाएं। कहीं ये वजह तो नहीं है कि हर बंदा जो है सिर्फ अपने इंडिविजुअली जो उसके मसाइल हैं उसके बारे में सोचता है कि मेरा ये मसला हल हो जाए, बाकी ठीक है। हम बहैसियत कौम और बहैसियत पाकिस्तानी नहीं सोचते हैं कि हमें मुल्क के लिए कुछ बेहतर करना। मियां साहब, आप इसमें क्या समझते हैं? जी नहीं, मैं समझता हूँ बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हम बहसीयत कौम नहीं सोचते। मैं चूँकि बल्दियात की सियासत करता हूँ तो मैंने खुद देखा है कि अगर हम किसी की सड़क बना दें या कोई इज्तमाही काम कर दें तो लोग इतने इम्प्रेस नहीं होते। अगर किसी का कोई इनफरादी काम करवा दें, उसका कोई किसी घर का फ़र्द उसकी ट्रांसफ़र करवा दें, उसके जॉब के लिए कोई मौका पैदा कर दें, या थाने में कोई उनका मसला है वो हल करवा दे, तो वो फिर सारी ज़िंदगी हमारा ममनून रहता है। लोग ज़्यादा इंडिविजुअल जो मामला है उनको तरजीह देते हैं, और यही हमारी सियासत का कल्चर भी यही है। और इसीलिए ये बिल्कुल अब्दुर्रहमान की बात दुरुस्त है कि इस मरतबा भी ऐसे ही वादे होंगे और इसी तरीके से। और पाकिस्तान में असल में जमहूरियत जो है वो कभी भी सही मायनों में आई नहीं है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है ना, वो सब पार्टियों के लिए कभी भी एक जैसी नहीं हुई। सबको पता है कि 2018 में किसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड थी और 2024 में किसके लिए है। पहले ही लोगों की ज़बान से ध्यान हो जाता है। और फिर लोग ये भी देखते हैं कि हमारे ये इनफरादी काम, ये पार्टी जो है ये ज़रा आ रही है, इसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बेहतर है, तो लोग उसकी तरफ जान करके अपने काम निकलवाने के लिए कर लेते हैं। तो मुल्क की तरक्की, इज्तमाही सोच जो है, इज्तमाही जो काम है, मुल्क की बेहतरी, उसके लिए तो हमारी इनफरादी सोच भी ऐसी नहीं है, ना हमारे लीडरों ने पैदा की है, ना आवाम के अंदर है। तो इनफरादी तौर पे जिसने काम कर दिया, लोग पूरा का पूरा खानदान उसको वोट दे देते हैं। कभी आपके लिए मुश्किल होता है इन सारे हालात को वो टैकल करना? जारी बात है आप सर्व करते हैं, पार्टी के अहम मतलब हिस्सा भी हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा ना आपके लिए भी सारी चीज़ों को हैंडल करना, क्योंकि ताल्लुक वाले आके कहते हैं हमारा ये काम कर दें, ये काम कर दें। जब बिल्कुल मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं, इसमें मुश्किल होता है लोगों को मुतमिन करना, लोगों को समझाना, बात बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या करें कि इसके बगैर लोग फिर वोट देते ही नहीं है। लोगों को मुतमिन करना पड़ता है, जैसे भी उनका काम निकलवाने पड़ते हैं। तो ये सारे मामला तो चलते हैं। और मैं एक अब्दुर्रहमान की बात से इससे इत्फाक करूँगा कि बिल्कुल जो बल्दियाती निज़ाम है हमारा, चूँकि ये एक बुनियादी जमहूरियत है, तो ये भी हमारे मुल्क के पीछे रहने की और आवाम के मसाइल बढ़ने की और बाकी जिस तमाम मामलों में बुनियादी वजह यही है कि इसका भी तसलसल यहाँ पे नहीं है। जो भी हुकूमत आती है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक मिसाल कर लें, मिसाल के अंदर ये भी कर लें कि जिसको जिसका भी मैंडेट मिले तो वो उसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हालात जो है वो साजगार हों और लोगों की जो है उसमें बेहतरी और भलाई और मुल्क की भलाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और आने वाले इलेक्शंस में ऊँट किस करवट बैठेगा, अवाम अपने वोट की ताकत को किस तरह से इस्तेमाल करेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात करेंगे खेलों के हवाले से। तो पाकिस्तान में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, पंजाब में स्पेशली बहुत सारा खेल खेले जाते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर, बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो पाकिस्तान को नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे जो है वो रिप्रेजेंट भी करता है। और हमारे लिए बड़े प्राउड का मोमेंट होता है जब कोई भी प्लेयर हमारे साथ जुड़ता है और अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर करता है, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात बहुत कम की जाती है। कोई भी हम अपने सोशल सर्कल्स में बैठते हैं तो हमारी ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बात ये होती है कि आजकल क्या मसाइल चल रहे हैं क्या, लेकिन गेम्स के हवाले से, स्पोर्ट के हवाले से, स्पोर्ट्स लवर्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि किस तरह की खेलें जो है वो खेली जा रही हैं। और फैसलाबाद में अगर स्पेशली बात की जाए तो किस तरह के खेल हैं और किस तरह से उनकी ट्रेनिंग ली जा सकती है और किस तरह से अपने करियर को इसमें परस्यू किया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट की बात होती है। तो जितने भी हमारे साथ आज गेम लवर्स हैं खेलों के हवाले से जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो उनके लिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत ही टैलेंटेड लोग, हमारा जो प्राइड है, जो हमारा पाकिस्तान का फ़ख्र है, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं आपकी बात करवाती हूँ और जानते हैं और किस गेम के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी और क्या मौके हैं आगे, क्या मेल फीमेल के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने दोनों गेस्ट से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं गुफरान अली, वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट और हालिया ही होने वाली गेम्स में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट इन ताइक्वांडो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गुफरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आए और आपने हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ जैसे इस तरह के स्टार्स हमारे साथ आते हैं, जुड़ते हैं, क्योंकि हमारी देखने वाली ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है उसके हवाले से। तो मज़ीद हम बात करेंगे इस पर, लेकिन साथ ही साथ मैं अपनी दूसरी गेस्ट का भी आपसे तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा डोगर, एशियन चैम्पियन, गोल्ड मेडलिस्ट ताइक्वांडो हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अक्सा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप दोनों से मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है, मिजाज कैसे हैं आपके गुफरान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की ज़िंदगी गुजर रही है, मिजाज अच्छे हैं, लाइफ काफ़ी बिजी है। मतलब आम एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उससे ज़्यादा बहुत टफ हमारी रूटीन है, क्योंकि हमने अपना जॉब वगैरह भी करनी है, अपनी गेम भी करनी है, अपनी फिटनेस को भी टाइम देना है, अपना जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं, दोनों हम जो है कोच भी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में डिफरेंट जगहों पे हमारे क्लब्स हैं, डिफरेंट अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्लब्स हैं, उधर हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं ऑलरेडी। तो बड़ी टफ रूटीन है हमारी और फुल बिजी लाइफ है, माशाल्लाह मज़े की लाइफ है। माशाल्लाह इसी तरह से रहे। अक्सर जैसे कि गुफरान ने बताया कि उन्होंने जॉब और साथ में गेम को हैंडल करना होता है, सारी बात है, आप एक फीमेल हैं तो आपने घर भी देखना है, घर के भी, फैमिली को भी मैनेज करना है, तो आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है? फिर भी मज़े में है, सारा दिन मतलब वर्कआउट के बाद भी अच्छा सफ़र जा रहा है ज़िंदगी का, मज़े में। चलें, अल्लाह करे कि आपका सफ़र इसी तरह से जो है वो साजगार भी रहे और कामयाब भी रहे। जितनी मेहनत आप दोनों करते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो है उतनी पहचान और नाम और मकाम भी मिले और आप इसी तरह से कामयाब रहें। गुफरान, अगर गेम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में जितने भी लोग हैं या जितने भी बच्चे जो इस टाइम पर हमें देखते हैं जो इस गेम में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए इस गेम में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं? उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं। उनको आगे इंटर स्कूल है, इंटर कॉलेज है, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर क्लब कंपटीशन है। अभी दिसंबर में हम इंटर स्कूल कंपटीशन करवाने जा रहे हैं। इसी तरह हम इंटर स्कूल है, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशंस होते हैं। उसके अलावा नेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिलता है, इंटरनेशनल जाने का मौका मिलता है, एशियन गेम्स हैं, वर्ल्ड गेम्स हैं और डिफरेंट उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के पास इस इवेंट में ताइक्वांडो में खेलने के लिए। और इसमें मेल फीमेल दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करके, और कितना रेशियो आपको लगता है कि इसमें है मेल का और फीमेल का? इसमें 50-50 है, 50% उसमें मेल होते हैं, 50% फीमेल होती हैं। इसमें ये नहीं होता कि मेल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फीमेल की कम है, तो जितने मेल हैं उतनी ही फीमेल हैं। इवन कि हमारे कंपटीशन होता है उसमें मिक्स पेयर होता है, तो उसमें एक मेल और एक फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जिस तरह जिस इवेंट में हमने गोल्ड मेडल विन किया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अक्सा मेरे साथ थी, तो हम दोनों ने मिल के वो कंपटीशन में विन किया है। तो ना तो उसमें अकेला मैं कुछ कर सकता था, ना अकेला अक्सा कुछ कर सकती थी, तो ये एक ज्वाइंट इवेंट था, तो दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना बेस्ट दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोल्ड मेडल विन किया है इस इवेंट। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि आप जो मेहनत करते हो उसका आगे आपको सिला भी मिलता है और आप पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा जो है वो सर्व भी कर रहे हो। अक्सर अगर बात करें थोड़ा सा प्रैक्टिस के हवाले से, खेल के हवाले से, तो किस तरह की रूटीन रहती है और इसके लिए दिन में कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है, कितने आवर्स की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? हम लोग तकरीबन 6 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं, 3 घंटे की सुबह मॉर्निंग में और 3 घंटे का शाम में, और इसके अलावा हम जिम भी करते हैं, अलग से वो हमारा होता है। और मैं और भाई तो हम 5 बजे सुबह उठ के ट्रेनिंग के लिए जाते थे और 8 बजे वापस आते हैं, और शाम को हम 3 बजे जाते थे और 6-7 बजे हम सेशन ख़त्म करके वापस आ जाते थे।
तो हमारे यहाँ जितना देखा जाता है गुफरान के स्पोर्ट है, जितनी भी खेलें हैं, उनको उस तरह से जो है फैसिलिटीज़ हासिल नहीं है। लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो सहूलियात का फुकदान भी है। तो क्या सेम इस खेल में भी वैसे ही है? और फैसलाबाद में अगर क्लब्स की बात की जाए तो क्या ताइक्वांडो सीखने के लिए क्लब्स मौजूद हैं, वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि जिसको यूटिलाइज़ करके प्लेयर जो है अपनी गेम को बेहतर कर सकता है? जब मैं एक नॉर्मल प्लेयर था, मतलब डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे था, तो मैं भी यही बात करता था कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हमें खुद क्रिएट करना पड़ती हैं। ठीक है, उसमें अब गवर्नमेंट है, हमें कुछ सपोर्ट हल्की फुल्की होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती। तो उसका क्या होता है कि हमने खुद अपने लिए स्पॉन्सर्स ढूंढने हैं। जिस तरह हम कंपटीशन के लिए हम खुद स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उन्हें बताते हैं कि इसका ये बेनिफिट है, इस तरह होना है, तो हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ इस दफ़ा जो हमारी मज़ेदार जो बात थी, किसी इवेंट में हमारी टीम ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है कि कोई फाइनेंशियली तौर पर थोड़ा सा वीक था तो बाकी टीम मेम्बर्स में मिलकर उसे सपोर्ट किया ताकि सभी टीम मेम्बर्स अच्छे से पार्टिसिपेट करें। और ये बहुत अच्छा रहा इस दफ़ा कि हर जो प्लेयर था उसने दूसरे प्लेयर को बैकअप किया इस इवेंट में। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। और इसमें यही होता है कि जो हमारे कोचेज़ हैं वो अपने प्लेयर्स को बैकअप करें। ठीक है, हर दफ़ा हम गवर्नमेंट को नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, तो हम खुद कोशिश करें उसके लिए, ना कि हम गवर्नमेंट के पीछे जाएं, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट के क्या इस टाइम हालात चल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम उनके पीछे टाइम वेस्ट करने से बेटर है हम कुछ अपने तौर पे कोई ना कोई इन्वेंशन लेके आएँ, कोई ना कोई चीज़ करें ताकि जो है प्लेयर्स जो ऊपर जा सकें। हर प्लेयर की इस तरह की सोच नहीं होती है, हर खेल खेलने वाले, क्योंकि सारी बात है आप एक डिफरेंट तरह का खेल खेलते हो, दूसरा प्लेयर किसी और डिफरेंट तरह का खेल खेलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी इसी सोच और इसी विजन के साथ आगे बढ़े कि ठीक है मैं, और हर बंदा इतना अफोर्ड भी नहीं करता। जैसे आप लोगों ने बताया कि हमारे टीम मेंबर्स ने एक दूसरे के साथ सपोर्ट किया, तो हर खेल का हर टीम मेंबर इस तरह की सोच नहीं रखता है कि हम एक दूसरे को फाइनेंशियली खुद करें। सारी बातें सबके अपने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो उस लिहाज से जो आप बात कर रहे हैं ये एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की जो इसमें सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी खेलों को ऊपर लेके जाने के लिए। उसमें देखें जो हमारी गवर्नमेंट है, यहाँ लोगों का इंटरेस्ट भी हम कह सकते हैं कि वो सारे क्रिकेट की तरफ है। तो हर बंदा क्रिकेट का मैच आ रहा है। रात को मैं देख रहा था कि वो दो डिफरेंट टीम्स का आपस में मैच था, तो पूरा पाकिस्तान देख रहा है मैच को। और एक साइड पे अगर आपका कोई नेशनल हीरो है, उसका कोई इवेंट चल रहा है, तो उसको कोई नहीं देखेगा। इवन के हमारे जो एरियाज़ हैं उनमें भी सिर्फ वही जो है क्रिकेट उनका ही मैच दिखाया जा रहा होता है। तो ये हमारे अपने लोगों के ऊपर भी है कि हमारा इंटरेस्ट किस साइड पे है। अब जिस तरफ आपका इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में जाएं, उस अपनी गेम को प्रमोट करें। अगर एक प्लेयर है वो बैडमिंटन लगा लें या कोई भी लगा लें, ताइक्वांडो लगा लें, कोई भी गेम लगा लें, वो अपनी गेम को प्रैक्टिस ज़रूर करेगा, लेकिन कंपटीशन वो जो है वो क्रिकेट का देख रहा होता है। वाई सो अपनी गेम को वो क्यों नहीं प्रमोट करता? अपनी गेम के कंपटीशंस करवाएं, डिफरेंट लोग आपस में मिलकर कंपटीशंस करवाएं। अब हम जो हैं हम खुद कंपटीशंस करवाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं गेम के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में मैक्सिमम स्कूल तक जो हमारी अप्रोच चले गई है। हाँ, अवेयरनेस के हवाले से जैसे गुफरान ने अक्सर बात की है, तो कितना ज़्यादा अवेयरनेस में इसमें इंपॉर्टेंट है? क्या लोगों को पता है कि ताइक्वांडो किस तरह का खेल है, इसे किस तरह खेला जाता है? काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चलना शुरू हो गया जब से मतलब फैसलाबाद में आ गया, स्कूलों में आ गया है, तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी उनको मिल चुकी है। और कराटे के नाम से ज़्यादा जानते हैं हमारी ताइक्वांडो को। मतलब ये मिक्स हैं, दोनों अलग अलग हैं वैसे, लेकिन ज़्यादा कहते हैं कि कराटे आप खेलते हैं ये, तो इस लिहाज से वो जाना शुरू हो चुके हैं। नहीं, जैसे आपने कहा कि कराटे ही कहा जाता है, तो क्या इनकी टेक्निक्स, इनको खेलने का तरीका एक ही है या इसमें दोनों का अलग अलग है? दोनों का तरीका अलग अलग है। वही मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जरा बताएं कि इनका क्या डिफरेंस है और उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि खेल में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो उसे खेल में आने से पहले पता हो कि ये खेल क्या है। हाँ जी, कराटे में जो है वो पंचेस का इस्तेमाल होता है, किक वो बहुत कम होती हैं, और हमारी जो ताइक्वांडो है इसमें किक्स का ज़्यादा यूज़ होता है। फेस पे हमने किक्स लगानी होती हैं, पंच वो बहुत कम यूज़ एक हाथ कर लेते हैं हम, और इसमें हमने फुल टच करना होता है। कराटे में टच नहीं करना। अच्छा। और हमने फुल टच करना होता है अगले इंसान को। और इसमें किस तरह की जो है वो एसेसरीज का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह को जो अपनी प्रोटेक्शन शील्ड अगर बोल लें तो वो किस तरह की होती है ताकि आपको कोई मेजर इंजरीज नहीं आए? इसमें हमें गार्ड वगैरह, चेस्ट गार्ड दिया जाता है, फिर एल्बोज दिए जाते हैं, शिन दिए जाते हैं, हेड गार्ड दिया जाता है ताकि चोट ना लगे फेस पे, और उसी को टच करना होता है। ये नहीं है कि हम अगले बंदे का मुंह तोड़ दें,
उसी को जाहिर use बात है करते वो तो हैं। प्रैक्टिस का हाँ जी, हिस्सा है कि उसमें किस तरह से आपने जो है करना होता है। वो अपना पूरा उसमें पंच करना हाँ है। जी। तो गुफरान, अगर यहाँ पे बात की जाए अकेडमीज़ के हवाले से या क्लब्स के हवाले से, तो फैसलाबाद में कितनी अकेडमीज़ हैं जो ताइक्वांडो सिखा रही हैं, और उसमें किस तरह से जाके जो है वो देखने वाले जो इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि इस खेल को अडॉप्ट करें या सीखें, वो कैसे जाके इसका हिस्सा बन सकते हैं? फैसलाबाद में 30+ क्लब्स हैं, जिसमें अच्छा। तकरीबन 7 to 8 जो है वो मेरे अपने क्लब रन कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो जो डिफरेंट बाकी क्लब्स हैं वो थोड़ा सा नीचे हैं, मतलब वो न्यू टेक्निक्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो मैं उनके पास भी जाता हूँ, वो उनको कोचेस भी आते हैं मेरे से ट्रेनिंग करने, उनको ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि वो भी अपनी जो गेम है उसको प्रमोट करें, थोड़ा सा उसको अपडेट करें। क्योंकि अभी जो रिसेंटली गेम आ गई है वो जो लड़ाई है, मतलब जिस तरह आप लोगों के कंसेप्ट है ये बच्चा कराटे सीख लेगा, ये मारेगा, फाइट करेगा, लड़ेगा, तो टोटल चेंज हो गई है। क्योंकि अब हमारी गेम चलेगी है सारी सेंसर के ऊपर। ठीक है, स्कोरिंग है, हमारे हेड गार्ड में सेंसर है, फुट प्रोटेक्टर में सेंसर है, जो चेस्ट गार्ड है, मतलब हमने टच करना है, पॉइंट आएंगे, एक पावर है, उस पावर से किक लगेगी तो पॉइंट आएंगे। तो ये गेम एज ए गेम हम इसे लेके जा रहे हैं, ना कि एज ए फाइट है, लड़ाई है। तो कुछ पेरेंट्स का कंसेप्ट होता है जी कि हमारा बच्चा ये गेम करने के बाद लड़ाई करने लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि जो बच्चे में एक एग्रेशन होता है, एग्रेशन चीज़ एक होती है, तो जब वो बच्चा ट्रेनिंग करता है, फाइट करता है, दूसरे प्लेयर से फाइट करता है, उसका वो चीज़ काम डाउन हो जाता है। तो बड़े ऐसे प्लेयर थे जो अपने बहन भाइयों को मारते थे या मोहल्ले में लड़ाई करते थे, जो वो ताइक्वांडो में आए हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हैं, अपना इवेंट में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, फाइट करते हैं, तो उसके बाद वो घर में बिल्कुल काम डाउन है। पेरेंट्स कहते हैं कि टोटली चेंज हो गए हैं। अब तरबियत है, उनको सिखाया इस तरह जा रहा है कि जो आपने चीज़ करनी है वो आपने किसी दूसरे के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करनी। कंपटीशन है, गेम है, इस तरह खेलना है, उसे फॉलो करना है। बिल्कुल सही है। और अक्सर अगर बात करें कि छोटे बच्चे किस एज में ताइक्वांडो की तरफ आ सकते हैं, मिनिमम इसकी एज क्या है और क्या मैक्सिमम इसका कुछ है एज ग्रुप, और किस तरह से लोग जो है अपने बच्चों को भेज के सिखा सकते हैं, अगर उनको छोटी उम्र से ही वो भेजना चाहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या एज सबसे बेस्ट है? अब तो 3 साल के बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं, 4 साल के, 5 यही है, और इसकी कोई एज नहीं है। इंसान जब चाहे आके सीखना शुरू कर दे। इससे स्ट्रेंथ, वुमेन में तो स्ट्रेंथ आती है, और लड़कियों को तो मैं कहती हूँ कि करें वो ये ट्रेनिंग करें, इससे मतलब एतमाद आता है। एक तो आजकल का जो दौर है उसमें, तो लड़कियों को मैं कहती हूँ कि वो तो लाजमी ये करें ना, अपने मतलब ट्रेनिंग करें इसकी। ये नहीं कि पार्टिसिपेशन करनी है, आपने खेलना ही है तो फिर आपने सीखना है, आप वैसे भी सीखें, अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पर आप इसे सीखें। मतलब यूजुअली हम देखते हैं कि अगर 7, 8 या 9 साल का बच्चा है तो वो किसी भी तरह की खेल का हिस्सा बन सकता है, और ताइक्वांडो को अगर बिल्कुल ही कोई ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है गुफरान, तो उसको सीखने में कितना टाइम लगेगा, इसकी टेक्निक्स को समझने में कि किस तरह से पंच करना है, किस तरह से उसने जो है वो अटैक करना है ताकि इंजरी ना उससे आए ना सामने वाले को आए। इसमें जो बेसिक है वो तकरीबन 6 मंथ्स में एक जो है बच्चा है वो बेसिक लर्न कर लेता है। 6 मंथ ओके। ठीक है, उसमें कुछ पंच हैं, ब्लॉक्स हैं, एक नॉर्मल स्पारिंग हम उसे कहते हैं, टचिंग, उसमें हल्की हल्की किक्स टच करते हैं बच्चे। तो ये जो है वो तकरीबन 6 मंथ में उसका 1 बेल्ट प्रमोट होता है। ओके। तो 1 बेल्ट जब वो प्रमोट हो जाता है तो उसे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आगे सबसे पहला हमारा बेल्ट होता है वाइट होता है, ये बच्चा स्टार्ट में आता है। फिर येलो बेल्ट है, फिर ग्रीन बेल्ट है, ब्लू है, ब्लैक है, और उसके बाद जो ब्लैक है, ब्लैक के बाद आगे डैन शुरू हो जाते हैं, 1 डान, 2 डान, जिस तरह भी मैं 4 डान हूँ। तो ये आगे कैटेगराइज मास्टर कैटेगरी में चले जाता है, ये 9 डैन तक जाता है। और आप एज अ कोच कोचिंग भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल। तो अगर कोई आपसे कोचिंग लेना चाहता है तो आपके क्या आवर्स होते हैं और कितना टाइम आप देते हैं अपने प्लेयर्स को? इसमें 1 आवर की ट्रेनिंग होती है। हमारे डिफरेंट चैनल्स भी हैं, जिस तरह अब कुछ लोग हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो मियाँ गुफरान फिटनेस के नाम से अगर वो सर्च करेंगे तो आ जाएगा। फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, मियाँ गुफरान अली लिखेंगे तब भी आ जाएगा। वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे क्लब्स हैं जो उनके नियर अबाउट होगा, उधर जाएँ, ट्रेनिंग करें। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि कोई गरीब है, मतलब वो अफोर्डेबल नहीं है, तो हम उसे टोटली फ्री भी ट्रेनिंग करवाते हैं। ओके। तो इस हवाले से क्या तरीक़ेकार रहता है और किस तरह से जाके आप इन क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इनकी फीसेस कितनी ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा कंसर्न ये आता है कि पैसे कितने लगेंगे और क्या ये अफोर्डेबल है या नहीं, इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। ताइक्वांडो के हवाले से हम बात करें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड जो लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और वो इस गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है ये सेशन, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप जाके इस पर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्या इसकी पार्टिसिपेशन का कोई एक पूरा प्रोसेस होता है, कोई फॉर्म फिल करना होता है, कोई पैसे आपको जो है वो कितनी फीसेज आपको पे करनी होती है, क्या ये खेल अफोर्डेबल है या नहीं, इससे बहुत सारे लोगों का आई एम श्योर कंसर्न होगा। तो आपको आपके तमाम सवालों के और तमाम डाउट्स के जो है वो जवाब इंशाल्लाह इसी सेशन में मिल जाएंगे। और उसके लिए गुफरान हमें जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं कि गुफरान किस तरह से अगर कोई भी बच्चा है वो किसी क्लब को जाके ज्वाइन करता है तो क्या उसका लाहे अमल रहता है, क्या प्रोसेस होता है कि वो खेल का हिस्सा बन सकता है। हाँ, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसे फिलअप करना होता है, साथ उसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है और साथ एक मंथली फीस होती है। कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली? वो जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 से लेकर 10,000 तक होती है। डिफरेंट क्लब वेरिएट करता है, वो किस एरिया में क्लब है, उधर फैसिलिटीज़ किस तरह की हैं। अब कुछ एक हमारे पास एलीट एनवायरनमेंट के क्लब्स होते हैं, एक मिडल है और बिल्कुल एक लाइट होता है। तो 3 टाइप्स के हमारे क्लब्स होते हैं। तो जो बच्चा है उनके जो जिधर अफोर्डेबल हो उधर जाएंगे, अपनी ट्रेनिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उनके फीस चार्जेस होते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं कि वो अफोर्डेबल नहीं होते, तो हम उनको फी बिल्कुल फ्री कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन फ्री कर देते हैं। इवन के कुछ बच्चों को हम जो है यूनिफॉर्म भी अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और जब वो कोई इवेंट्स होते हैं, आउट ऑफ सिटी इवेंट हो रहा है या आउट ऑफ कंट्री हो रहा है, तो हम उससे सपोर्ट भी करते हैं उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो मंथली इसका होता है फी, इसका वो कितना इसका होता है या वो भी वेरी करता है डिफरेंट क्लब्स में? वो डिफरेंट क्लब्स के अकॉर्डिंगली वो वेरी। तो इसमें मिनिमम कितना होता है? मिनिमम जो है वो 2000 से लेके तो ये 30,000 तक जाता है। अच्छा, वो फिर वेरी करता है ना कि किस तरह के क्लब में आप जा रहे हो। फैसिलिटीज़ के हवाले से आपने बात की, तो किस तरह की क्लब्स में जो है वो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? जिस तरह हमारा एलीट क्लब है, एलीट एनवायरनमेंट जिसमें होता है, तो उसमें प्रॉपर्ली एयर कंडीशनड एरिया होता है, ठीक है, नीचे मैटेड एरिया होता है, कैमरास लगे होते हैं, पुलिस सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है उधर, तो प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ वो जो है बच्चे उधर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और जो खेल को खेलने के लिए जैसे आपने मैट की बात की, एक्सेसरीज की बात की है, तो ये सारा क्लब ही प्रोवाइड करता है और इसके लिए क्या फंडिंग की जाती है या फिर आप खुद से इसके एक्सपेंसेस बेयर करते हैं? इसमें जो है क्लब जो है वो क्लब ने नीचे मैट वगैरह प्रोवाइड करना है, जो किकिंग टारगेट हैं और जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं वो क्लब प्रोवाइड करता है। कुछ जिस तरह आपने प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की बात की है, उसमें चेस्ट गार्ड है, हेड गार्ड है, ग्लव्स हैं, फुट प्रोटेक्टर हैं, आर्म है, शिन पैड हैं, तो ये प्लेयर खुद होते हैं प्लेयर के, क्योंकि उसमें स्वेट होता है, तो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को जाएगा तो जरासीम लगेंगे। बिल्कुल, वो हाइजीन का भी ख्याल रखना पड़ता है अक्सर, क्योंकि सारी बात है कि इस खेल को खेलने के लिए एक आपको रूटीन को भी फॉलो करना पड़ता है। तो स्पेशली जब लड़कियों की बात की जाए, लड़कियां ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं फीमेल कोच के साथ, तो क्या यहाँ पे खेल में वो अब आपको हेजिटेशन नज़र आती है या दे आर गुड टू गो विद मेल हो या फीमेल कोच हो, उनको कोई उससे नहीं है, उनको सिर्फ अपने खेल से मतलब है? सबको अपनी खेल से मतलब होता है ज़्यादातर, तो क्योंकि सबने पार्टिसिपेशन करनी होती है इवेंट्स में, तो सब फ्रीली सबके साथ फाइट, हम लड़कों के साथ भी फाइट करते हैं वहीं ट्रेनिंग में, तो कोई ऐसी और रूटीन अगर थोड़ी सी आप बताएं कि किस तरह की आपको डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, इसमें क्या कोई स्ट्रिक्ट डाइट्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं? वेट आपका इसमें कितना ज़्यादा मैटर करता है प्लेयर का, कि उसका वेट कितना होना चाहिए मेल के लिए एंड फीमेल के लिए? इसमें ताइक्वांडो में 8 वेट होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, उसमें -46 भी होता है, 57 भी होता है, ऐसे 83 तक हमारे वेट जाते हैं। तो जिस वेट में सर लोग बोल रहे खेलना है हमने, तो वो हमने करके देना होता है उनको। कभी मैं 46 भी करती हूँ, कभी 57 में भी खेलती हूँ। तो उसमें डाइट ये है कि फिर हमें कम कर देनी पड़ती है और हेल्दी डाइट हम लेते हैं, खाना शाना हम छोड़ देते हैं बिल्कुल, और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं और वेट कम करते हैं इसमें। ठीक, इसमें क्योंकि सारी बात है आपने अपने वेट को मेंटेन करना, फिर ही आप अच्छे से जो है इसमें एक्सेल कर सकेंगे। गुफरान, कंपटीशंस के हवाले से अगर बात करें तो हमारे एकेडमिक जो हमारे इदारे हैं वो कितना अहम रोल इसमें प्ले कर सकते हैं? हमारे अगर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, कितना इम्पॉर्टेंट है लोगों को इस खेल से जो है वो उनका तारुफ करवाना? अगर हम स्कूल की बात करें तो देखिए, अगर हम इंटर स्कूल कंपटीशन में स्कूल पार्टिसिपेट सिर्फ कर रहा है ना, तो वो डिफरेंट स्कूल के वो जितनी प्रमोशन कर रहे हैं, ब्रोशर पे है या सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, वो अगर आपस में कंपटीशन ही 30 स्कूल्स आपस में कर लें तो कितने लोगों तक आपका मैसेज चला जाएगा कि हम जो है इस इवेंट का पार्ट हुए हैं, उनका स्कूल भी प्रमोट होगा, उनकी भी प्रमोशन होगी। ठीक है, अगर प्लेयर में कोई भी ब्रांड है, वो अपने आप को जिस तरह कोई भी ब्रांड है वो स्पॉन्सर करता है, तो हम उसकी शर्ट वेयर करते हैं, उनका लोगो वगैरह वेयर करते हैं, तो देखें वो मीडिया पे कितना, वो कवरेज के बाद उनको कितना एक्सपेंस लगाते हैं। तो स्पोर्ट्समैन को थोड़ा सा सपोर्ट करें,
तो उनकी कितनी प्रमोशन होगी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उनके सोशल मीडिया पे। जिस तरह एक प्लेयर अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका कितना सर्कल है। अब मैंने एक शर्ट वेयर की है किसी भी ब्रांड की, किसी भी स्पॉन्सर की, कितने लोग देखेंगे ये कौन सा ब्रांड है, वो ऑटोमेटिक उनका माइंड में चलेगा। और जब वो सेम प्रोडक्ट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसी चीज़ को ही परचेज करेंगे जो उन्होंने मुझे वेयर की हुई देखी हो। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि सारी बात है अवेयरनेस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करवा रहे होते हो प्लेयर को, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ तो होती है, उसका मेंटली स्ट्रांग होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप कंपटीशन की बात करते हो, आप क्राउड में जाते हो, तो क्राउड का एक बहुत प्रेशर होता है प्लेयर पर, क्योंकि सारी बात है वो किसी को चीयर कर रहे होते हैं, तो दूसरा आपके सामने आपका कंपटीटर भी होता है। तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्या अक्सर स्पेशल प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं प्लेयर्स को कि वो मेंटली तौर पर जो है वो एक्टिव रहे? उसमें हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो मतलब हमें हौसला, हिम्मत पैदा हो जाती है, अगले बंदे को फेस करने की भी हो जाती है। और ट्रेनिंग में सब वो करवाते हैं, मतलब एतमाद इतना हमें हमारे कोचेस दिलवाते हैं कि नहीं आप कर सकते हो। जब ये कहते हैं तो मतलब इंसान में हौसला आ जाता है कि नहीं हमने करना है। तो ऐसी मतलब ऐसा कुछ नहीं होता जिससे ना मतलब हमें डर हो। क्योंकि सबका मेंटल स्ट्रेंथ, सबका मेंटल लेवल एक तरह का नहीं होता गुफरान, जाहिर बात है आपका डिफरेंट होगा, अक्सा का डिफरेंट होगा, इसी तरह से जो बिल्कुल नया आने वाले प्लेयर्स हैं उनका डिफरेंट होगा। तो मेंटली तौर पर और उनकी फैमिली का सपोर्ट इस सब में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट होनी चाहिए फैमिली की भी, कि फैमिली को बैकअप करेगी तो ही प्लेयर आगे पार्टिसिपेट कर सकेगा। जिस तरह आपने बात करी है कि सबका डिफरेंट होता है, तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन जो गेम का प्रेशर होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। जी। वो एक बिल्कुल जूनियर लेवल का प्लेयर हो या वर्ल्ड चैंपियन हो, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मैं छोटा था तब भी प्रेशर था, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं प्रेशर हमारा वो ज़्यादा बढ़ता जाता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक जो सीनियर प्लेयर जैसे आप हैं माशाल्लाह, अब आप एक मुकाम पर हैं, पोजीशन होल्डर हैं, तो आपके लिए प्रेशर डिफरेंट तरह का होगा। लेकिन जो एक बिल्कुल न्यू आने वाला प्लेयर है और वो फर्स्ट टाइम किसी कंपटीशन में पार्ट लेता है, तो उसके लिए वो एक बड़ा नया एक्सपीरियंस होता है। तो उस टाइम पे उसका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपका मेंटली प्रैक्टिस भी होती है कि आप जो है वो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करें डेली रूटीन में। आप क्या सजेस्ट करेंगे नए प्लेयर्स जो देख रहे हैं, जो आपके क्लब का चाहे पार्ट नहीं भी हैं, लेकिन अगर उनको अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, तो उनको किस तरह की बातों का ख्याल रखना चाहिए? उसमें हम इस तरह करते हैं ना कि जिस तरह कंपटीशन हो रहा है ना, हम वही सिनेरियो बना देते हैं क्लब के अंदर। प्लेयर साइड पे आ जाते हैं, वो प्लेयर अब उसका कंपटीशन हो रहा होता है, सो बार बार वो उसी सिनेरियो से जब गुजरता है, तो जब वो कंपटीशन में जाता है तो उसके लिए तकरीबन 50% जो है ना वो रैंडम माहौल आ जाता है उसके बाद। बिल्कुल सही। और हमारे यहाँ कितना कंपटीशन का रेशो कितना है सूबाई लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कितना टाइम के बाद जो है ये कंपटीशंस होते हैं, और इन कंपटीशंस के साथ किस तरह से जो है वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बेहतर होती है? पाकिस्तान में जो है साल में एक दफ़ा बैन सूबाई गेम्स होती हैं। अच्छा। 2 साल के बाद सिर्फ एक बार, ईयर में 1 टाइम, और 2 साल के बाद हमारे नेशनल गेम्स होती हैं। तो अभी तो हमारी नेशनल गेम्स हैं 2012 के बाद 2019 में हुई थी, 19 के बाद अब 22 में हुई हैं। तो ये इतनी लॉन्ग डिस्टेंस के बाद जो हमारी नेशनल गेम्स हुई हैं। तो बाकी जो हमारे नेशनल इवेंट्स हैं वो साल में एक दफ़ा तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाजमी आता है। कुछ गेम्स हैं उनका 3-3, 4-4 साल के बाद भी आता है। अच्छा। तो अक्सर जिस तरह लड़कियां हैं वो भी सारी बात कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती होंगी, तो उनकी किस तरह से आप सपोर्ट रहता है कोचेस का? एज कोच अगर मैं आपकी भी बात करूं, आप भी कोच करती हैं, और किस तरह का आपका सपोर्ट रहता है? और थ्रू आउट द कंपटीशन कौन सी इस तरह की टिप्स हैं जो आप स्पेशली फीमेल प्लेयर्स को देती हैं कि इन सारी बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा खेलते हुए? सबसे पहले तो जब हमें हमारे घर वाले सपोर्ट करते हैं तो हमें हौसला पैदा हो ही जाता है बड़े बड़े पहाड़ों से लड़ने का। तो यही हम सबको कहते हैं, जो भी प्लेयर्स आते हैं नए हमारे साथ खेलने के लिए, हमारे साथ शामिल होते हैं, उनको हम हौसला दे के भेजते हैं कि नहीं आप कर सकते हो और आपने करना है बिल्कुल। और फिर वो जाती हैं अंदर और खेल के आती हैं। जब तक मतलब वो करेंगे नहीं तो हौसला पैदा नहीं होता, जब तक हम रिंग में उतरेंगे नहीं तो डर ख़त्म नहीं होगा। बाहर तो डर रहता ही है। अभी हमें इतना था कि कैसे हम करेंगे, मतलब एशियन का मेडल है और बहुत ज़्यादा डर था कि कैसे हम करेंगे ये। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है और हमने फर्स्ट पोजीशन उसमें हासिल की है। ऐसे सब लड़कियां हैं वो करती हैं, ट्रेनिंग करती हैं, तो उनमें हौसला आता रहता है। श्योर कि आपको देख के भी बहुत ज़्यादा फीमेल जो है वो मोटिवेट होती होंगी। और आप दोनों की क्या स्टोरीज रही है और किस तरह से जो हमारे पास हमारे 2 खास मेहमान हैं उनका किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ, इस हवाले से भी हम जानेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। ताइक्वांडो खेल के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से इसका पूरा लाहेअमल है। आई एम श्योर बहुत सारे आपके डाउट्स एंड क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसका फ़ी का क्राइटेरिया क्या रहता है, किस तरह से जाके आप इस खेल का हिस्सा बन सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है हमारी यूथ को, हमारे आने वाले बच्चों को, क्योंकि हम देखते हैं कि फिजिकली एक्टिविटीज़ और गेम्स बहुत कम हो गई हैं। बच्चे ज़्यादातर फ़ोन्स पे और कंप्यूटर सिस्टम पे जो है वो बैठ के जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड गेम्स को प्रेफर करने लगे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी, मेंटली हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो लोग खेलों से जुड़े होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई भी मुश्किलात आ जाए, कोई भी हालात हो जाए, उसको बहुत ही आसान अंदाज से फेस कर सकते हैं। ये आपकी थ्रू आउट द पूरी लाइफ की एक बहुत खूबसूरत प्रैक्टिस होती है। खेल में अगर किसी भी तरह का है आपका उसमें इंटरेस्ट है तो ज़रूर उसके लिए अप्रोच करें, एफर्ट करें, उसके बारे में जानें और उसकी आगे से आगे लोगों के लिए, उसके लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने तौर पर पैदा कर सकते हैं उसे भी ज़रूर पैदा करें, ताकि दूसरे लोग भी इस खेल से जुड़ सकें और डिफरेंट तरह के खेल्स और डिफरेंट तरह के जो गेम्स हैं हम लोगों के सामने से पेश करते रहें। इस ताइक्वांडो का जो ये सफ़र है ये किस तरह से आपके लिए आसान हो सकता है वो तो आज हमने आपको बता दिया, एक रोड मैप भी समझा दिया। और हमारे पास जो है वो बहुत ही खूबसूरत दो मेहमान भी मौजूद हैं। गुफरान, आपने तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो पाकिस्तान को माशाल्लाह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो किस तरह का ये वो एक्सपीरियंस रहा, क्या इमोशंस थे और ये सफ़र, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी आपकी? 2007 की बात है, तो मैं स्कूल में था तो एक कोच आए जो मेरे टीचर हैं जिन्होंने मुझे बेसिक से स्टार्ट करवाया है, सर गुलाम शबीर आदिल साहब। वो आए, उन्होंने कहा जी कराटे इस तरह हैं, ये बेनिफिट हैं। तो जिस तरह एक बच्चे होते हैं ना वो स्कूल से बंक करने के लिए कहते हैं चलें थोड़ी सी बातें सुन लेते हैं इनकी, तो थोड़ा सा मैं उनकी बातें सुनी, थोड़ा सा अच्छा लगा। मैंने कहा चलें शाम में जाके क्लब देख लेते हैं कि क्या होता है क्लब में। क्लब चले गए, लास्ट लाइन में था, देख रहा हूँ आगे लंबे काफ़ी लोग हैं, फाइट सारा कुछ है। तो बस वो लास्ट लाइन थी, लास्ट लाइन से आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं चला कि फ्रंट लाइन पे आए, फ्रंट लाइन से कोचिंग दूसरी लाइन पे आ गए, साथ आहिस्ता आहिस्ता पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, डिवीजन। तो उससे पहले तक पता था कि ताइक्वांडो क्या होता है और इसको क्या हमारे यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट भी है? कुछ भी नहीं पता था, कोई ब्लाइंड, बिल्कुल कोई कंसेप्ट नहीं था। पढ़ाई से जान छुड़ाने के लिए, जो कि एज में मेजोरिटी बच्चों के साथ होता है। तो उसके बाद पढ़ाई जारी रखी या सिर्फ खेल पे ही आके आपको फोकस हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह इसी गेम की वजह से मेरा मास्टर लेवल जो है वो इसी गेम की वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, स्कॉलरशिप के ऊपर। इंटर, बैचलर, मास्टर मेरी कॉलेज जो है और यूनिवर्सिटी टोटल मेरा स्कॉलरशिप पे हुआ है। इवन के यूनिवर्सिटी ने मुझे बाइक भी गिफ्ट की, एज ए मैं कैप्टन भी रहा 7 साल अपनी यूनिवर्सिटी का। हायर एजुकेशन कमीशन का भी मैं 7 साल कैप्टन रहा। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह HEC से भी स्कॉलरशिप आती थी, UCP यूनिवर्सिटी जो है वो भी मुझे स्कॉलरशिप देती थी। और एक बड़ा मज़ेदार था कि मतलब देखें कि एक वो बच्चा है कोई जस्ट इंजॉय करने के लिए गेम में आया, लेकिन गेम उसे उठा के किसी जगह पे खड़ा कर दिया। और आपने उसी में जो है माशाल्लाह अब अपना गोल भी सेट किया, कैरियर भी बनाया। फैमिली का किस तरह से रिस्पांस था उस टाइम पे? क्योंकि अक्सर घर में ये कहते हैं ना, मैं पढ़ो बस बैठ के, टाइम नहीं वेस्ट करना खेलों वगैरह पे। फैमिली बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा जी कि देखें आप अगर कुछ चीज़ चूज़ कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, तो आप करें, इंजॉय करें, आपकी लाइफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी बुरी चीज़ की तरफ नहीं गए। उन्होंने कहा जी कि किसी लड़कों के साथ बाहर उठना बैठना नहीं है, गलत सोबत में नहीं है, इससे बेटर है चलें किसी क्लब में जा रहा है, गेम कर रहा है, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, फिटनेस पे फोकस कर रहा है। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया तो इस बेस पे मैं आया। अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी में भी रहा तकरीबन 4-5 साल। तो आर्मी की तरफ से भी मैंने खेले, उनके रहीस श्री वगैरह उनके जो कोर थी उनकी तरफ से भी खेला। फिर HEC में था 7 साल, उसके बाद फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बावडा में हूँ। मुझे 5-6 साल हो गए हैं बावडा में। अल्हम्दुलिल्लाह जॉब है, 7 डिफरेंट एरियाज़ में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें भी अपने जैसा प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खेल, जब आप खेलों में इन्वॉल्व होते हो तो आपको मेंटली, जिस तरह की आजकल सिचुएशन चल रही है, आप मेंटली भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहते हो और आप बड़ा स्ट्रेस रिलीफ भी एक बहुत बड़ा है। खेलों का बहुत अहम रोल होता है। अक्सर आपका किस तरह से जो है वो इस खेलों के साथ जुड़ना हुआ और फैमिली का इस सब में थ्रू आउट, और अब तक फैमिली का किस तरह से जो है वो सपोर्ट होता है? मैं 9th क्लास में थी और हमारी गली में मतलब हमारे कोच जो थे वो करवा रहे थे ताइक्वांडो। तो उन्होंने एक दिन अम्मी से आके कहा कि बावडा में ना लड़कियों की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि अक्सर कर सकती है ये गेम ना। अच्छा। तो उस टाइम आप 9th क्लास में? 9th क्लास में थी। हाँ। तो फिर अम्मी ने अब्बू से बात की, अब्बू ने कहा कि देख लें, मैं अपने बच्चों की कामयाबी में रुकावट नहीं बनूंगा, आप जो मतलब कर सकते हैं तो आप कर लें। उसके बाद मैंने ग्राउंड में ट्रेनिंग वगैरह ली इसकी, और फिर मैं चैम्पियनशिप खेलने के लिए गई रहीम यार खान, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया और फिर मैं बावडा में सिलेक्ट हो गई। वहाँ से अब मुझे 12 साल हो गए हैं तकरीबन करते हुए ट्रेनिंग इसकी बावडा की, और 3-4 गोल्ड है मेरे, और ये एशियन गोल्ड है, बाकी सिल्वर है, ब्रॉन्ज है काफ़ी ज़्यादा।
तो घर वालों का सपोर्ट ना होता तो बिल्कुल मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकती। भाइयों का फुल सपोर्ट था, रिश्तेदारों का, इवन के मतलब दोस्तों का, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे, और मैं यहाँ तक आज एंड स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ खेलों के हवाले से नहीं, आप किसी भी शोबे में अगर जाना चाहती हैं, कोई भी आप करियर जो है उसको अडॉप्ट करना चाहती हैं, तो फैमिली की इसमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा इस तरह क्या है कि बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं, इधर उधर के जो है वो बहुत ज़्यादा ताने भी लोगों को सुनने में मिलते हैं। हर बंदे की जो है वो सिचुएशन और हालात एक जैसे नहीं होते हैं, तो पेरेंट्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड सेम उसकी जो है एग्जाम्पल हमारे सामने अक्सर बैठी हैं, अगर उनके वालिदैन, उनके बहन भाई उनको सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज वो हमारे साथ यहाँ पे नहीं बैठी होती। तो आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, और आई एम श्योर आपको देख के बहुत सारी बच्चियाँ भी इससे जो है वो मुतासिर होती होंगी। हर वालिदैन को कि वो अपनी बच्चियों पर एतमाद करें, उनको मतलब उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करें खुद से, घर से, कि किसी की बातों को ना सुने, अपने ऊपर एतमाद करके आप लोग शुरू करें और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो आपको भी अक्सर जब आपने एज प्लेयर इस खेल को खेलना शुरू किया, कितना मुश्किल लगता था या आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट था इसमें पहले से? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, भाई लोग करते थे पहले, ट्रेनिंग मेरे दोनों भाई करते थे। अच्छा। तो मेरा ऐसा कोई नहीं था, लेकिन फिर जब अम्मी ने और भाइयों ने कहा कि नहीं अक्सर तुम करो, तुम्हें सर ने बोला है तो तुम्हें कुछ देखा है तुम्हें, तो उन्होंने कहा है, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। काफ़ी दफ़ा लगा कि नहीं बस छोड़ देती हूँ, क्या करना है, फिर घर वालों ने एतमाद दिलाया कि नहीं तुम कर सकती हो, तो उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और बहुत जो है मैं तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपकी फैमिली को कि आपने इनको जो है वो सपोर्ट किया, इसलिए हमें इतनी अच्छी प्लेयर, इतनी अच्छी कोच मिली हैं। गुफरान, जैसे कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके गेम को खेला है, तो यहाँ का गेम खेलने का तरीका और वहाँ इंटरनेशनल के आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दिया, और एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफरेंट कंट्री है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, लेकिन हमारी जो गेम है वो इस तरह की है कि आप जिस लेवल पे मर्जी चले जाएंगे, रूल सेम है, सब कुछ सेम है। अच्छा। अब जिस तरह भी हमारी इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी तो उसमें जूरी डिफरेंट कंट्रीज से थे जज, ठीक है। नेशनल इवेंट्स में जो हमारी लैंग्वेज है वो सारी कोरियन है, तो हमारे लिए तकरीबन वो सेम यूज टू लेवल होता है। बस ये होता है कि थोड़ा सा वो बड़ा इवेंट होता है, हाँ। वो ब्रॉड होता है, कंट्री डिफरेंट होता है, तो उनके कल्चर कुछ ऐड हो जाता है उसके अंदर, लेकिन गेम सेम रहती है, वो जितना स्ट्रेस होता है वो सेम रहता है तकरीबन। हाँ, तो उससे पहले जब फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल पे कंपटीशन किया था, तो उस टाइम की कैसी फीलिंग थी, कितना प्रेशर था, और किस तरह उस सारी सिचुएशंस को टैकल किया था? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके तजर्बे से देखने वाले प्लेयर्स को पता चले कि इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से खुद को जो है वो काम एंड कूल किया जा सकता है। जो फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल हो सबसे डिफिकल्ट होता है। उसमें क्या होता है कि पहले छोटे लेवल्स होते हैं, उसमें छोटा इवेंट होता है, तो जो नेशनल इवेंट है वो बहुत ब्रॉड होता है, उसमें पूरी टीम्स होती हैं, और टीम्स ही वो होती हैं जो पिछले कई सालों से चैंपियन होती हैं। हाँ। फिर उनके साथ कंपटीशन करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उनमें मनवाना है, एक बड़ा टाइम लगता है उसमें, क्योंकि उधर सारे प्लेयर्स जो हैं वो जो हमसे सीनियर होते हैं, जब फर्स्ट टाइम हम जाते हैं नेशनल में तो वो बड़े सीनियर होते हैं, तो वो देखते हैं जूनियर है, वो थोड़ा सा होता है उनको। कुछ अच्छे भी होते हैं कि यार ये फर्स्ट टाइम आया है, जो हैंडशेक मिलते हैं, अपने बारे में तारीफ करवाते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं, इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं बड़े रूट से, वो ऐसे देखते हैं ऐसे जूनियर है, निकल जाते हैं साइड पे। तो इस तरह का भी होता है, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। तो जब आहिस्ता 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 हम ऊपर जाते हैं, उन्हें हमारा पता चलता है, तो बड़े ऐसे जो बड़े सीनियर्स थे तो वो बड़ा अच्छा है जी, मतलब अब चैंपियन है या इस तरह है, तो ये चीज़ है। तो जो जूनियर्स हैं वो भी उन्हें प्राउड होता है, बड़ी लोग आते हैं वो सेल्फीज लेते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। फर्स्ट टाइम फैन मोमेंट कब हुआ था? अभी आपने सेल्फीज की और इसकी बात की, कब कोई आया पास आके कहा कि सर मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ, या ऑटोग्राफ का भी बड़ा होता है, तो वो फैन मोमेंट याद है? फर्स्ट फैन मोमेंट क्या था? वो तो तकरीबन अब इतना तो नहीं याद, क्योंकि वो बस चलता है तो हाँ। चल रहा था, लेकिन अच्छा लगता है। ये था कि जब हमने पंजाब लेवल पे, छोटे लेवल पे ये काम स्टार्ट हो गया था, तो जूनियर्स बच्चे थे, फीमेल थी कुछ, तो उन्होंने आके ऑटोग्राफ वगैरह लिया। हाँ। तो वो बड़ा मजे का था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी इतना यूज टू हो गया कि अब हमें इतना फील ही नहीं होता। लेकिन अच्छा तो लगता है ना कि जब आपको पजीराई मिलती है, दाद मिलती है, क्योंकि आपकी मेहनत होती है, और अल्लाह करे कि आप दोनों इसी तरह से कामयाब रहें। ढेरों ढेर हमारी दुआएं और विशेष हैं आप दोनों के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। आप इसी खेल को इसी तरह से आगे प्रमोट करते रहें और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ें और पाकिस्तान का नाम जो है वो आप बहुत रोशन करें। आप दोनों बहुत कामयाब हों। गुफरान आपका और अक्सा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और डिफरेंट तरह से खेलों से
से जुड़ते रहें और उनमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो कोशिश करें कि देखें कि आपके आसपास कहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो आप खेलों का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि आप ना सिर्फ इससे जो है वो फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मेंटली बहुत काम हो जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी में ओवरऑल एक बहुत ही जो है वो खूबसूरत चेंज दिखाई देता है। तो अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए ढेर और ढेर आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।